नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नकमा। सच की पड़ताल में बात एक बार फिर पश्चिम एशिया की, गाजा हम में जो हमास और इजराइल की जंग चल रही है उसकी। तो हमास को निस्त नाबूद करने के ऐलान के बाद से इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के भयानक हमले के बाद हुई। लेकिन जिस युद्ध की शुरुआत हमास को खत्म करने के नाम पर हुई, उसकी लपटें अब कई देशों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, यमन और अब ईरान और अमेरिका तक इसकी गिरफ्त में आ रहा है। युद्ध और फैलने का अंदेशा है। 28 जनवरी को जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर एक ड्रोन से हमला किया गया। यह पहली बार था कि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 40 घायल हुए। चुनावी साल में दाखिल हो चुके राष्ट्रपति बाइडेन पर अमेरिका पर हुए हमले का बदला लेने का दबाव है। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने इराक और सीरिया के 85 ठिकानों पर हमले किए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सालिवान ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका के हवाई हमले जवाब की शुरुआत भर हैं। हमले जारी रहेंगे। जेक सालिवान ने ईरान की सरजमीन पर हमले के सवाल पर से भी इनकार नहीं किया है। संदेश साफ है, अगर अमेरिकी मारे जाएंगे तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। तो अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान से जुड़े टारगेट्स पर एक तरफा हमला किया और पलटवार करते हुए ईरान से जुड़े इराक रेजिस्टेंस मिलिटेंट ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने कई जगहों पर हमले किए हैं। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन ने यमन में हूथी ठिकानों पर भी हवाई हमले जारी रखे हैं। शनिवार की रात यमन में 36 हूथी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका के इस हमले को 6 और देशों का समर्थन था। इस हमले के बाद ईरान ने लाल सागर में ईरानी शिप बहशाद पर किसी हमले के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के झंडे वाली इस जहाज पर कोई हमला न हो। अमेरिका को शक है कि ईरान का ये जहाज जासूसी कर रहा है और हूथी विद्रोहियों को कारोबारी जहाजों पर हमले करने के लिए जरूरी जानकारी दे रहा है। अब तक इस युद्ध में अमेरिका और ईरान का सीधा टकराव नहीं हुआ है, बल्कि सीधे टकराव से अमेरिका भी बचता रहा है। अब अगर अमेरिका और ईरान का सीधा टकराव होता है तो पश्चिमी एशिया की इस जंग का यह सबसे बड़ा एस्केलेशन होगा। क्या इस तरह की आशंका बन रही है? हमारे साथ जुड़े हैं कूटनीति विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, ईरान और अमेरिका कि इस समय की जो स्थिति लगती है, जेक सालिवान ने जो कहा, और दूसरे की अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड को एक्टिवेट किया गया और जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, ईरान अमेरिका की इस समय क्या स्थिति देखते हैं आप? अमेरिका की विदेश नीति के लिए मिडिल ईस्ट अब एक सबसे प्रेसिंग चैलेंज बन गया है। इस समय अमेरिका इन्वॉल्व है यूक्रेन के युद्ध में, और जो चीन का खतरा है ताइवान के खिलाफ, उसके बारे में भी अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि ताइवान की डिफेंसेस को बिल्डअप करना ये अमेरिका की प्रायोरिटी है। अब क्या हुआ है कि जो हाई प्रायोरिटी एरियाज छोड़ के अब अमेरिका फोकस कर रहा है मिडिल ईस्ट पर, और जो स्ट्राइक्स किए हैं अमेरिका ने ईरानियन प्रॉक्सीज के खिलाफ सीरिया और इराक में और यमन में, अगर अमेरिकन डिप्लोमेसी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाता है तो एस्केलेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। इस एस्केलेशन का क्या मतलब निकाला जाए? जैसे जेक सालिवान से जब ये बात पूछी गई कि क्या ईरान के ग्राउंड पे भी हमला हो सकता है, यानी ईरान के अंदर, तो कोई इनकार ना करते हुए अगर वो ये कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी, तो ये सवाल उठता है कि क्या ईरान अमेरिका के बीच जो टकराव है उसकी आशंका बढ़ी है, वो खतरा बढ़ा है? क्या अमेरिकी बॉम्बर्स जो है वो ईरान का रुख कर सकते हैं? दोनों देशों को ये पता है, अमेरिका और ईरान को, अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है दोनों के बीच में तो भयानक नुकसान होगा दोनों के लिए। ईरान के पास बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और बल्कि रूस को ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स दिए गए हैं यूक्रेन के युद्ध के लिए। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दोनों देश अवॉइड कर रहे हैं, और अमेरिका ने सिर्फ ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ स्ट्राइक्स किए हैं, वो भी
वो भी जो स्ट्राइक्स किए इराक और सीरिया में, उसका अनाउंसमेंट पहले किया अमेरिका ने कि हम करने वाले हैं। जैसे इन टारगेट्स को मौका मिले, भाग निकले, एक तरह से कवर सीख करें। तो पहले 2 दिन पहले उन्होंने वार्न किया कि हमारी स्ट्राइक्स आने वाली हैं, और उसके बाद स्ट्राइक्स हुई सीरिया और इराक में। तो इसका जो असली मैसेज ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ भी खूब नुकसान हो। तो एक तरह से ये दिखावे स्ट्राइक्स हैं। ये आप अपने इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि 3 अमेरिकन सर्विसमैन मारे गए, तो उसके रिप्राइजल में उन्होंने अटैक्स किए। तो अटैक्स तो होने वाले थे, मगर जिस तरह के अटैक्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के अटैक्स नहीं हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिकी दिखावा भी है, ये इज्जत बचाने की कोशिश, क्योंकि अमेरिकी सैनिक मारे गए, और दूसरे अमेरिका में जो दबाव है, ये इलेक्शन ईयर है और बाइडेन पे भी दबाव है कि अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, तो उनके जो विपक्षी हैं वहां पर वो सवाल उठाते हैं। तो ये दिखाना भी जरूरी है, और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई सीधा कन्फ्रंटेशन हो या डायरेक्ट टकराव हो ईरान के साथ, लेकिन ये जरूरी है इस समय दिखाना भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नगमा। अनफॉर्चुनेट बात अमेरिका के लिए ये है कि बाइडेन के अपने एक्शंस के बजाय मिडिल ईस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज बन गया है। जिस तरह से बाइडेन ने इसराइल की वॉर को सपोर्ट किया है, क्योंकि जैसे आप देखिए हुटीज, वो कोशिश कर रहे हैं मॉरल हाई ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की। वो कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं, रेड सी में अटैक्स कर रहे हैं शिपिंग पर, वो कर रहे हैं क्योंकि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है इसराइल की तरफ से। तो ये जिस तरह का सपोर्ट बाइडेन ने दे रहे हैं इसराइल को, और जिस तरह से एक तरह से कन्फ्रंटेशन हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, उससे क्या हो गया है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही प्रेसिंग इशू बन गया है अमेरिका के लिए। ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिकन प्रायोरिटीज दूसरी जगह पर हैं, यूरोप में, ईस्ट एशिया में हैं। मगर अब क्या है कि अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट पर है। तो वो उलझ गया एक तरह से, और इराक में भी एक गुट है जो ईरान के समर्थन वाला गुट है इराकी सरकार में, जो चाहता है कि अमेरिकी सैनिक जो वहाँ हैं वो जाएं वहाँ से। लेकिन ये भी कहना है अमेरिका का कि वो वहाँ पर उनके रहने के लिए की वजह है कि वो वहां पे रुके हुए हैं। तो इराक में मौजूदगी है, मिडिल ईस्ट का आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चैलेंज हो गया, और वहां पे अमेरिका उलझता चला रहा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि एस्केलेशन जो है वो अभी और बढ़ती रहेगी, या मिडिल ईस्ट में जो ये जंग फैली हुई है वो और देशों को अपने चपेट में ले रही है, और हम स्पिल ओवर उसका देखेंगे? आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जो इस समय अमेरिकन डिप्लोमेसी चल रही है, एक सीज फायर प्रपोजल अभी हमास को दिया गया है। अब हमास का क्या जवाब होगा, इजराइल इसको एक्सेप्ट करेगा फुली या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। क्योंकि ये सीज फायर का प्रपोजल है, इसको युद्ध खत्म करने का प्रपोजल नहीं है। जो इजराइल का युद्ध चल रहा है गाजा में, एक सीज फायर, एक सस्टेन सीज फायर, लंबा सीज फायर का प्रपोजल है। अगर ये लंबा सीज फायर होता है और हमास कई सारे हॉस्टेजेस रिलीज करता है, इससे क्या होगा कि जो टेंशन्स हैं, रीजनल टेंशन्स, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। जी जी। तो अगर सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है कि क्या अमेरिका की कूटनीति इस सीज फायर को कामयाब बनाने में या सीज फायर को लागू कराने में कामयाब होती है या नहीं? धन्यवाद आपका ब्रह्म चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा ब्रह्म चलानी बता रहे थे कि अमेरिका के लिए इस समय मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, और इसके साथ साथ रेड सी में भी हमले जो हैं वो ब्रिटेन के और अमेरिका के जारी हैं। साथ साथ ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरानी जहाज़ों पर किसी तरह का अमेरिकी हमला नहीं होना चाहिए। तो ये चुनौती इस समय बनी हुई है। क्या हमास मेडिकल सप्लाई को बम और विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का ये बड़ा दावा सामने आया है। IDF का आरोप है कि हमास मेडिकल सप्लाई से बम बना रहा है। गाजा पट्टी से अरबी और अंग्रेजी में लिखा दस्तावेज मिला है। इजराइल का दावा है
कि हमास अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से विस्फोटक बना रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हुए हमले के बाद से इजरायली हमले अब तक जारी हैं। गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 27,365 लोगों की जानें गई हैं और 66,000 जख्मी हैं। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।